नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ सुकन्या सिंह। और पहले बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर घोषणा की गई है कि वो अपनी परंपरागत सीट अमेठी के साथ केरल से भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये पहली बार होगा जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से बाहर की किसी सीट पर ताल ठोकेंगे। तो बता दें कि आज राहुल गांधी नामांकन करेंगे। केरल की वायनाड सीट से नामांकन करेंगे राहुल गांधी। पहला मौका होगा जब यूपी के बाहर की किसी सीट पर नामांकन करेंगे राहुल गांधी। बता दें कि अपनी परंपरागत सीट अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। देशद्रोह की धारा को खत्म करने का वादा कर कांग्रेस फंस गई है। इसको लेकर पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की रैली से कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस से पूछा है कि आखिर कांग्रेस का हाथ किसके साथ है। हालांकि इस हमले पर कांग्रेस ने बचाव किया है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि वो धारा 124A को खत्म करेगी। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लाया तो है 2019 के महासंग्राम को जीतने के लिए, लेकिन इस घोषणा पत्र में देशद्रोह की धारा को हटाने की बात कहे वो बीजेपी के निशाने पर आ गई है। खुद पीएम मोदी ने चुनावी रैली से इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और पूछा है कि कांग्रेस का हाथ देश के साथ है या देशद्रोहियों के साथ। जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या ये देश में अलगाव की आवाज को मजबूत करने की कोशिश नहीं है? कांग्रेस का हाथ देश के साथ है या देशद्रोहियों के साथ है? एक तरफ पीएम मोदी ने देशद्रोह की धारा को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर देशद्रोहियों और अलगाववादियों के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो के इस विषयों में से ये जरूर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोही और अलगाववादी को फेवर करने के लिए इन एस्पेक्ट्स को उनके मैनिफेस्टो में डाले हैं। घोषणा पत्र के लिए एक तरफ बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले में कांग्रेस बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। इतनी झूठ बोलने की आदत बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। शायद मैं मानती हूँ इनकी मानसिकता और संस्कार ही ये बनकर रह गए हैं कि झूठ परोसते रहो देश की जनता को। आइए अब जान लीजिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है जिस पर ये बवाल खड़ा हुआ है। दरअसल घोषणा पत्र में कांग्रेस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को खत्म करने का वादा किया है। भारतीय संविधान में 124A को ही राजद्रोह का कानून कहा जाता है और इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। साफ है, जब ऐसे कानून को खत्म करने की बात कांग्रेस करेगी तो इस पर बवाल होगा ही। और घोषणा पत्र को जिताऊ मानकर चलने वाली कांग्रेस के लिए कहीं यही वादा गले की हड्डी न साबित हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चुनाव प्रचार की सरगर्मी अब सिर चढ़कर बोल रही है। बुधवार को पीएम मोदी ने देश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम की पहली चुनावी सभा अरुणाचल के पासीघाट से शुरू हुई, जो पश्चिम बंगाल से होते हुए शाम तक महाराष्ट्र के गोंदिया में खत्म हुई। इन चारों रैलियों में पीएम मोदी ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ पीएम ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ दीदी को पश्चिम बंगाल के विकास का स्पीड ब्रेकर करार दिया। कांग्रेस के इतने प्रधानमंत्री हुए, वो कितनी बार अरुणाचल आए थे किसी को याद भी नहीं होगा। आपने कांग्रेस के इतने सालों तक प्यार दिया, क्या उन्होंने आपके प्यार को सम्मान दिया? क्या भाई और बहनों, यही कांग्रेस की हकीकत है, यही नामदारों की असलियत है। उनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है।
बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी, अरे मैं भी अगर यहां आकर के इतना बड़ा विशाल जनसागर न देखता तो मैं अंदाज नहीं लगा सकता कि दीदी की नैया डूब चुकी है। मैं पूरे देश में तेज गति से काम कर पाया, लेकिन बंगाल में उतनी गति से नहीं कर पाया। इसका कारण क्या है मालूम है? इसका कारण मालूम है? इसका कारण क्या है? आपने सही फरमाया। पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहां के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। दीदी और उनके साथी आजकल देश विरोधी बोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन डोल रही है। 5 वर्ष पहले किसी ने सोचा था कि खुद को भारत का भाग्य विधाता समझने वाले परिवार के करप्शन का हिसाब भी होगा। आज पूरा परिवार जमानत पर है क्योंकि नामुमकिन अब मुमकिन है। कल इन लोगों ने जो ढकोसला पत्र जारी किया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का दस्तावेज है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र पाकिस्तान की साजिशों का योजना पत्र है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र देश के वीर जवानों के मनोबल को तोड़ने का षड्यंत्र है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों का साजिश पत्र है। 2019 चुनाव आते ही सियासी पार्टियों की बयानबाजी तेज हो रही है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 पर विवादित बयान दे दिया, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। 370 और 35A को खत्म करना बीजेपी की मांग रही है। क्या आपको लगता है कि आप उसको इस बार फिर मैनिफेस्टो में लाएंगे? 1950 से भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। हमारा देश की जनता के प्रति कमिटमेंट, इसमें हमारा कोई बदल नहीं हुआ है। जहां तक क्यों नहीं हुआ का सवाल है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, मुझे लगता है 20 तक ये भी हो जाएगा। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया था कि 2020 तक जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 समाप्त हो जाएगी। इस इंटरव्यू में अमित शाह के दिए गए बयान के बाद ही जम्मू कश्मीर के नेताओं में खलबली मच गई। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तो जम्मू कश्मीर को भारत से ही अलग करने की बात कह दी। जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों पे अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म हो जाएगा। सुना आपने, सियासत चमकाने के लिए महबूबा देश को ही बांटने की धमकी दे रही हैं, जिस पर बीजेपी ने उदाहरण देते हुए इसे बेतुका बयान करार दिया। भारत को आजादी कैसे मिली? कानूनी दृष्टि से कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया। आज 72 साल बाद वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वापस ले लेते हैं, तो क्या हम दोबारा गुलाम हो जाएंगे? मतलब ये उतनी बेतुकी बात है जो राजनीतिक नेता कर रहे हैं इसके संबंध में। वहीं बुधवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि इस मिट्टी का कण कण मां भारती का है। जम्मू और कश्मीर की कण कण भूमि मां भारती का मुकुट मणि है, इसको हम कोई हाथ लगा नहीं। चुनाव के दौरान सियासी पार्टियों की बयानबाजी को जनता समझती है, क्योंकि नेताओं की बयानबाजी मौके की नजाकत और वोट साधने के लिए होती है। अब सवाल है कि क्या महबूबा मुफ्ती को ऐसे बयान देने चाहिए जो देश के खिलाफ हो
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चुनाव में जनता के दिल को छू लेना ही जीत की उम्मीद जगाता है। जनसभाओं के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने भी यही करने की कोशिश की। सीएम ने खुद को जनता का मजदूर बताते हुए मजदूरी के रूप में उनका वोट मांगा। रिपोर्ट देखिए। हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, तो हम आपसे इस चुनाव में मजदूरी मांगने चले आए। इस बार लोकसभा चुनाव में कमोबेश हर नेता एक अलग और नए अंदाज में रैलियां कर रहा है, जनता के बीच जा रहा है और वोट मांग रहा है। चुनावी मौसम में क्या राजा क्या रंग, सबके बीच का भेदभाव मिट सा गया है। यहाँ तक कि बिहार के सरकार नीतीश कुमार भी याचक बन गए हैं। भागलपुर में जनता से वोट की अपील करते हुए नीतीश कुमार ने खुद को मजदूर बताते हुए जनता से मजदूरी के रूप में वोट मांगे। हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, तो हम आपसे इस चुनाव में मजदूरी मांगने चले आए। अगर आपको लगे कि हमारा काम है और हमारे काम से आप संतुष्ट हैं, तो कृपा करके कुछ मजदूरी दे दीजिए। और मजदूरी मेरे लिए है कि हम लोगों के उम्मीदवार गिरधारी जी को तीर का बटन दबाकर वोट दे दीजिए। नीतीश कुमार ने अपने इस अंदाज से रैली में आई जनता का दिल जीत लिया, तो रैली में आई महिलाओं से खास तौर पर एक अपील भी की। मैं आग्रह करूंगा, 18 तारीख को वोट का दिन है, उस दिन पहले वोट डालने चले जाइए आगे पीछे, और वोट डाल करके आइए, तब खाना बनाइए और खाइए। यानी पहले मतदान तब जलपान। और एक ही आग्रह करेंगे कि वोट दे करके आइए, और घर के जो पुरुष लोग हैं वो अगर आपके मुताबिक वोट दे करके आए तब तो उनको खाना खिलाइए, नहीं तो दिन बाद उनका उपवास करा दीजिए। भागलपुर के बाद सीएम नीतीश पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के पक्ष में चुनावी सभा की। यहां नीतीश कुमार के निशाने पर आरजेडी रहा। उन्होंने इशारों में लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए करारा तंज कसा। हर घर बिजली का कनेक्शन आ गया, अब चारों तरफ रोशनी आ गई, अब ललटेन की जरूरत खत्म हो गई। ऐसा बिहार हम लोगों ने बना दिया। आपकी सेवा करना, और बहुत लोगों का लक्ष्य है ताकत मिल जाए, जगह मिल जाए ऊपर, उसके बाद माल कमाएं, धनार्जन करें, ये कुछ लोगों का लक्ष्य होता है। और आप देख रहे हैं, आज तो कई लोगों को देख रहे हैं, सजा हो रही, नेता कहला रहे, चार्जशीट हो गया है, नेता कहला रहे, और क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। अब जनता के दरबार में याचक नीतीश कुमार की याचना कितनी सुनी जाती है, ये 23 मई को पता चल जाएगा। भागलपुर से राहुल और पूर्णिया से आर.के. पाठक, न्यूज 18। चुनाव में राजनीतिक दलों का टिकट हासिल करने की होड़ लगी रहती है, लेकिन सीतामढ़ी के उम्मीदवार डॉक्टर वरुण ने पार्टी को टिकट लौटा दिया है, वो भी जेडीयू यानी एनडीए का टिकट। आनन फानन में पूर्व मंत्री सुनील कुमार को बीजेपी से जेडीयू में लाकर टिकट दिया गया। रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी सीट पर बदल गया जेडीयू उम्मीदवार। डॉक्टर वरुण कुमार ने जेडीयू को लौटाया सिंबल। बीजेपी के सुनील पिंटू ने थामा जेडीयू का दामन। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। नेताओं का एक से दूसरे दल में आने जाने का सिलसिला जारी है। नया नाम बीजेपी नेता सुनील पिंटू का है, जिन्होंने सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद जेडीयू की सदस्यता ले ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पहले उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई और फिर उम्मीदवारी की घोषणा कर दी गई। पहले डॉक्टर वरुण जिनको हम लोगों ने सीतामढ़ी से उम्मीदवार घोषित किया था, उन्होंने पार्टी को आकर लिख के दिया। चुनाव क्षेत्र में घूमने के बाद उन्होंने आके पार्टी को लिख के दिया कि हम चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और इसलिए पार्टी ने यह फैसला किया कि डॉक्टर वरुण के स्थान पर हम सुनील कुमार पिंटू जी को वहां से उम्मीदवार बनाएंगे। दरअसल सीतामढ़ी सीट से जेडीयू के उम्मीदवार डॉक्टर वरुण कुमार ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और पटना आकर पार्टी को सिंबल वापस कर दिया। ऐसी चर्चा थी कि डॉक्टर वरुण ने मोटी रकम खर्च कर टिकट हासिल की थी। अब चुनाव में भी उन्हें हर कदम पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही थी। ऐसे में जीतने का भी कोई पक्का था नहीं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर से नेता बने वरुण को समय और पैसा दोनों ही जाया होता दिखा, तो उन्होंने नेतागिरी से तौबा करना ही बेहतर समझा। बीजेपी एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर के आरोपों से इसे और बल मिला। वरुण के मैदान छोड़कर भागने पर जेडीयू ने सुनील कुमार पिंटू पर दाव खेलने का फैसला किया।
उनका टिकट बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, उनका टिकट तो काटा ही नहीं गया, उन्होंने खुद कहा हम नहीं लड़ेंगे। तो ये सब तो बार बार उनका टिकट काटना, कल दिन कोई उम्मीदवार अगर कहीं से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है तो उसकी टिकट कहाँ कटी? वो विड्रॉ किया ना। सीतामढ़ी में हालात ऐसे बन गए कि वरुण कुमार को उन्हीं के लोग साथ देने को तैयार नहीं थे। चाहे जेडीयू बीजेपी हो या एलजेपी, सब ने वरुण से दूरी बना ली। ऐसे में साफ था कि महागठबंधन से आरजेडी उम्मीदवार अर्जुन राय का मुकाबला करना डॉक्टर साहब के लिए आसान नहीं था। अब वरुण ठहरे जाने माने चिकित्सक, सो उन्होंने जनता की नब्ज पहचान ली और फैसला लेने में देरी नहीं की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। झारखंड में अब तक अलग थलग रहा जनता दल यूनाइटेड भी एनडीए के साथ आ गया है। फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करेगा। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में भी मिला बीजेपी को तीर का साथ। झारखंड में कमल खिलाने में मदद करेगा जेडीयू। बिहार के बाद झारखंड में भी बीजेपी जेडीयू में दोस्ती। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए झारखंड में भी बीजेपी जेडीयू मिलकर काम करेंगे। नीतीश के निर्देश पर जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया है। मकसद साफ है, महागठबंधन को धूल चटाना और झारखंड की सभी 14 सीटों पर एनडीए का परचम लहराना। 2019 के लोकसभा चुनाव में तथाकथित जो महामिलावटी गठबंधन से हमको लड़ना है, उसके लिए एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ चुनाव के मैदान में जा रहा है। हम संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नीतीश कुमार जी, सुदेश जी और रामविलास पासवान जी, ये चारों का एक संयुक्त प्रयास है कि अपने झारखंड प्रदेश में जो 14 लोकसभा सीटें हैं, 14 लोकसभा सीट में से हम 14 के 14 लोकसभा सीट जीते हैं। नीतीश कुमार जी का कहना है कि एनडीए का समर्थन करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों के बीच बैठक में बातचीत हुई कि समर्थन करना है उनको और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। झारखंड में बीजेपी, आजसू और एलजेपी के बीच गठबंधन था, लेकिन जेडीयू ने यहां एनडीए से दूरी बना रखी थी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जेडीयू ने झारखंड में भी कमल खिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने का फैसला किया है। लेकिन फिलहाल इसके एवज में झारखंड में उसे एक भी सीट नहीं मिली है, यानी वो बिना शर्त एनडीए के लिए काम करेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। गोड्डा में फुरकान अंसारी और इरफान अंसारी की नाराजगी से जेवीएम उम्मीदवार प्रदीप यादव को वोटों के बिखराव का डर सताने लगा है। लिहाजा वे कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हैं। प्रदीप यादव ने कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर मिलजुल कर गोड्डा फतेह करने की रणनीति पर मंथन किया, जिसके बाद प्रदीप यादव ने गोड्डा में ऐतिहासिक जीत का दावा किया।